हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। जैसे कि आप जानते हैं कि DFCCL की रिक्रूटमेंट आई है हाल ही में, और इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है ये बेसिकली जूनियर एग्जीक्यूटिव मतलब JEE लेवल की है, और MTS मल्टी और टास्किंग के लिए जो जॉब्स आई हैं। ठीक है। DFCCL एक वेंडर कंपनी है रेलवे की, तो जो इसकी जॉब प्रोफाइल है इट इज सिमिलर टू रेलवे, और रेलवे की तरह इसमें रिक्रूटमेंट होती है। पूरा प्रोसेस लगभग वही होता है। ठीक है। और इसका हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, तो आज मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और क्या क्या इसके अंदर चाहिए, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट आया है, एडवर्टीजमेंट 01DR25 का। ठीक है। तो ये जो हमारा रिक्रूटमेंट आ रखा है, जो ये पोस्ट है ये है जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और MTS। ठीक है। इसमें जो JEE लेवल की पोस्ट है वो डिप्लोमा लेवल वालों की जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब एक तौर से ये JEE लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है। जैसे RRB JEE की पोस्ट है वैसी आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव क्या है? टेक्निकल पोस्ट है। इसके बारे में क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, इसका जो रजिस्ट्रेशन फिलिंग एप्लीकेशन है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। बात करें कि एप्लीकेशन करेक्शन, अगर आपको करेक्शन करना है तो 23 फेब से दोबारा शुरू होगी और 27 फेब तक ये खत्म हो जाएगी। CBT 1 की बात करें तो इसका जो CBT 1 है वो जो एक टेंटेटिव डेट दी है वो अप्रैल बोला गया है, और जो CBT 2 है वो अगस्त 2025 को बोला गया है। पेट जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये सिर्फ MTS के लिए होगा, ये अक्टूबर नवंबर में होगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है, जब आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या वो पॉइंट्स है। ठीक है। अगर मैं बात करूं जूनियर मैनेजर फाइनेंस की, तो ये आपकी फाइनेंस की जॉब है। इसमें CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA वालों के लिए है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव की जो मैं बात कर रहा था, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, वो एक तौर से JEE लेवल की पोस्ट है, उसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है। आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पहली जो पोस्ट है वो सिविल की है। सिविल की 36 पोस्ट है, ऑल इंडिया पोस्ट, जिसमें रिजर्वेशन वालों के मतलब जो जनरल ये 16 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 3, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 3 है। ठीक है। और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है वो A3 मांगा है। अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं पता तो आप रेलवे की साइट से आप देख सकते हैं IRMM मेडिकल मैनुअल्स होते हैं। ठीक है। ये रेलवे के मेडिकल मैनुअल्स होते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं। आप JEE की मेडिकल रिक्वेस्ट देख लेंगे, वही जूनियर एग्जीक्यूटिव भी है, तो वहीं पर आपको A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन होंगे। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल। आप इसमें देख सकते हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, तो वही स्टैंडर्ड दिया है A3। ठीक है। दूसरी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल पोस्ट टोटल जो ओवरऑल है वो 64 है, जिसमें कि 28 जनरल के लिए है, 11 SC के लिए, 5 ST के लिए, OBC के लिए 14, EWS के लिए 6 एंड सो। इसमें भी जो रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसको आप 60% आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दूसरी है टेलीकम्युनिकेशन EC की जॉब्स है। ठीक है। इसमें ये अकेली जॉब ऐसी आई है कि जिसमें EC की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज मोस्ट सारे जो एग्जाम्स होता है इसमें EC की रिक्वायरमेंट कम होती है। बट रेलवे के साथ साथ DFCCI एक ऐसी पोस्ट है जिसमें क्या बोलते हैं EC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की भी पोस्ट आती है। तो उसमें लगभग जो पोस्ट है ऑल इंडिया 28 पोस्ट है, SC के 9, ST के 7, OBC 23 एंड सो का वो है। इसका भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 23 है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जॉब जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ है। ठीक है। इसमें A2 स्टैंडर्ड मांग है, आगे थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें टोटल 194 और वो है आपकी मतलब पोस्ट है। इसमें SC के लिए 70, ST के लिए 32, OBC के लिए 122, EWS के लिए 46, और इस तरह के हमारे इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें मेट्रिकुलेशन होना चाहिए आपको पास, और ITI या आपने कंप्लीट होना चाहिए। CBST नॉर्दर्न 60% मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये है क्लोजिंग डेट, आपको पता है 16 वो है। BTech कैन अप्लाई,
जो बच्चे जिन्होंने बीटेक किया है और एमटेक किया है, वो भी, जिन्होंने बीटेक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीटेक वाले बंदे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। डिप्लोमा के साथ बीटेक वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है और बीटेक के लिए भी है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेलवेज ने रखा था वही इन्होंने भी रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों पढ़ सकते हैं, इसमें भी डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों पढ़ सकते हैं, और 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है, ठीक है। एज ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो जूनियर मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो एज रिक्वायरमेंट है वो 30 है, आपकी एज 30 होनी चाहिए एज ऑन 1/7/2020, 1 जुलाई 2025 को जो आपकी एज है वो 30 से प्लस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एमटीएस के लिए 30 मांगी है। 5 साल का जो वो मिला है एज रिलैक्सेशन, वो एससी को मिला है, ओबीसी को 3 साल का मिला है, और फिजिकली हैंडीकैप वालों को थोड़ा सा ज्यादा मिला है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को उनके अकॉर्डिंग ही मिला हुआ है। आपके लिए जो ओबीसी में आपको, जब आप इसको जब मतलब करेंगे, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आगे के लिए, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नोटिफिकेशन में नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। और जितने भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप फिजिकल हैंडीकैप कैप हैं या अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो दोनों केस में आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी क्या बोलते हैं, क्या सॉरी एनओसी होनी चाहिए आपके पास, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहां से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी सैलरी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छा, अब इसके बात करते हैं प्रोसीजर की, कि एग्जाम प्रोसीजर क्या है। तो देखो, जैसे यहाँ मेंशन किया है, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और एग्जीक्यूटिव ये क्या सिग्नल एंड टास्किंग, इनमें क्या है, सीबीटी 1 एग्जाम है, सीबीटी 2 एग्जाम है, बट बाकी कोई इसमें एग्जाम नहीं है, और डीवी और मेडिकल है, ठीक है। तो सबका कॉमन है, बस एक एडिशनली क्या है, पेट एग्जाम है। पेट क्या होता है, आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, कि आपकी रेस आपको दौड़ाएंगे, थोड़ा सा आपका कराएंगे, थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट होता है, वो एमटीएस के लिए होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। बाकी इनके लिए कोई भी पेट का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 1 जो एग्जाम है आपका, ठीक है, वो सबके लिए कॉमन है, वो दोनों उसके लिए एग्जाम है, वो सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है, आपको क्वालिफाई करना है। जब आप सीबीटी 1 एग्जाम निकाल लेंगे, फिर आपको सीबीटी 2 के पास आना है, फिर आपका नेक्स्ट टाइम थ्रू एंड थ्रू आपको आगे इसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सीबीटी उसकी, तो सीबीटी 1 जो एग्जाम है ये 100 मार्क्स का है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। डिप्टो जैसा हमारा रेलवे का सीबीटी 1 था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 90 क्वेश्चन 90 मिनट्स है, और 100 क्वेश्चन है, वही सिलेबस है। 30 मैथ्स है, बट थोड़ा सा चेंज हुआ है हल्का सा। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की है, जनरल साइंस 15 मार्क्स की है, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स की है, और डीएफसीआर रेलवे की नॉलेज 10 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर आपका 100 हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेलवे में जो सीबीटी 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें भी डीएफसीसीएल में जो सीबीटी 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। डीएफसीसीएल जो पहले एग्जाम पेपर निकालता था, वो उसका पहले जो पेपर एक ही होते थे, अब इन्होंने 2 पार्ट में निकाल दिए हैं। तो जो उसका पहला एग्जाम है सीबीटी 1, इसमें क्या है कि आपका ये क्वालिफाइंग है, मतलब आपको उसको पार करना है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। तो अगर आप इसमें 60 to 65 नंबर ले आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 60 से 70 अगर आपके मार्क्स होंगे, तो आपके होने के चांस डेफिनेटली बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसीजर निकालने का, और इसे क्वालिफाइंग है। मेन आपके जो सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 मार्क्स से होगा। दूसरी चीज क्या है कि ये जो सीबीटी 1 एग्जाम है ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। सीबीटी 1 जूनियर जो फाइनेंस के लिए भी कॉमन है, और एग्जीक्यूटिव के लिए भी कॉमन है, और क्या बोलते हैं एमटीएस के लिए भी एग्जाम क्या है, कॉमन है। जो सीबीटी 2 है, जब आप सीबीटी 2 में आएंगे तो आपके पेपर अलग हो जाएंगे, उसमें आपका जो डोमेन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर है, ठीक है। और ये मार्क्स के बारे में दिया है आपको, डीबी के बारे में दिया है, क्या 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 प्रोसीजर होता है आपका, ठीक है। पेट क्या होता है, आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है,
कि आपका कैसा कैसा प्रोसीजर, आप कितने फिट हैं, उस चीज को देखा जाता है। इसमें क्राइटेरिया दिया है पैट का कि आप जो मेल होंगे 35 kg की आपको सामान लेके लिफ्ट करना है, और वुमेन्स के लिए 20 kg का लेके चलना है 100 मीटर तक का इन 2 मिनट्स। ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सब हमें क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करके दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई स्टैंड बाय लिस्ट का प्लान्स में नहीं होता है, फिर भी जो प्रोसीजर होगा वो देखा जाता है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट सारे जमा करने हैं, जब डीबी होगा आपको सारा प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड को तो देखो यहाँ पे दिया मैंने आपको, जो आपने बताया ना आपको ये IRMS, वही देखो वही दिया वॉल्यूम 1। ये डिप्टो आप इंडियन रेलवे की साइट में जाएंगे और आप क्या बोलते हैं इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल खोलेंगे तो आपको सारी फिटनेस वहां पे दिख जाएगी। जो फिटनेस वहां रिक्वायर जेई के लिए होती है वही इसके लिए भी होती है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर की इंफॉर्मेशन दी है आपको, आप पढ़ सकते हैं अपने घर के आसपास जो भी है आपका। ठीक है, फीस की बात करें तो जूनियर मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसकी फीस है 1000। ठीक है, वहीं MTS की फीस जो है वो 500 रुपए है। ठीक है, और SC/ST एक्स सर्विसमैन ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी फीस नहीं दी गई, उन्हें के लिए फीस अप्लाई कोई प्रोसीजर नहीं दिया। ठीक है, तो ये पूरा इसका एप्लीकेशन के बारे में है। ठीक है, आपको अपनी ईमेल आईडी, लॉगिन नंबर, फोन नंबर संभाल के रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इंस्ट्रक्शन बीच में आते रहते हैं। और क्योंकि बोला है कि अप्रैल में इसका CBT 1 होगा तो आपको भी अलर्ट रहना है कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड केयर आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ये सारे प्रोसीजर्स के अंदर है। ठीक है, आपको अपनी साइट से ही करना पड़ेगा, ये इसका एग्जाम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है और इस सेट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको अगर मैं इसका एक आइडिया दूं कि जो CBT 1 एग्जाम है वो सभी के लिए कॉमन है, वो तीनों ब्रांचेस के लिए, जो तीनों जो ये सेक्शन है, MTS हो गया या जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, इन सब के लिए क्या है, कॉमन है। अगर मैं बात करूं CBT 2 की, जब आप CBT 2 में आएंगे तो जो CBT 2 एग्जाम है ये टेक्निकल के लिए अलग है, फाइनेंस वालों के लिए अलग है और MTS के लिए अलग है। क्योंकि मैं आपको जेई का बता रहा हूं, तो जो ब्रांच है अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स की, तो इनका जो पेपर जो CBT 2 है वो है अब 120 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, ये 120 मार्क्स का पेपर है और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो भी 120 ही मिलेगा। 120 आपको टाइम ही 120 मिनट मतलब आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पे मिलेगा CBT 2 के लिए। इसमें क्या है, इसमें जो 24 मार्क्स का आपका GA है, जनरल अवेयरनेस, थोड़ी सी इसमें क्या बोलते हैं आपकी एप्टीट्यूड होगी और थोड़ी इसमें रीजनिंग भी होगी, तीनों चीज का मिक्सअप होगा 24 मार्क्स का। और 96 मार्क्स का आपका टेक्निकल डोमेन होगा। टेक्निकल डोमेन का मतलब है जो आप जिस भी ब्रांच आपने भरा है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से भरा है या आपने मैकेनिकल से भरा है, आपने किसी भी चीज से इसको भरा है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल से भरा है, मैकेनिकल से भरा है, जिस भी ब्रांच से भरा है, तो 96 मार्क्स का जो आपका आएगा वो टेक्निकल आएगा और 24 मार्क्स का आपका नॉन टेक हो गया, इसको ऐड करके हो गया 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें 1/4 क्या होंगे आपके नेगेटिव मार्क्स होते हैं। ठीक है, फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका वो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों का वो इसी उससे सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो क्योंकि इनका आपका पेट एग्जाम नहीं है, आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, वो सब केवल MTS का है। ठीक है, तो आपका क्या है कि जो टोटल जो मिला के 120 मार्क्स का पेपर हो गया, इसमें से आपका 96 मार्क्स का टेक्निकल है और पूरा जो सिलेक्शन आपका वो CBT 2 से होगा। अगर आपने CBT 2 क्वालिफाई कर लिया तो तब आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका फाइनल सेशन होगा। ये पूरा जो रेलवे करता है RRB जेईई में डिप्टो वही प्रोसीजर है, बिल्कुल चेंज नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है और लगभग थोड़ा सा मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, वहां जो CBT 2 में थोड़ा अलग है, लेकिन जो प्रोसीजर बिल्टो आपका बिल्कुल क्या है, डिप्टो वही चलता है। पहले जब DFCCL एग्जाम्स होते थे आज से 4-5 साल पहले, 5 साल पहले, तो उनके सिर्फ एक ही पेपर होता था और प्रोसीजर यही था कि 24 मार्क्स का नॉन टेक्निकल था और 96 मार्क्स का टेक्निकल था और मिला के आपके 120 मार्क्स हो गए और 122 घंटे का आपका एग्जाम होता था। पहले DFCCL पेपर ऐसे होते थे, लेकिन अब क्या करा इन्होंने, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और रेलवे को कॉपी किया है,
क्योंकि रेलवे ही की मतलब ये ब्रांच कंपनी है, मतलब ब्रांच है। तो इन्होंने इसमें क्या करा है कि CBT 1 भी करवा दिया। इससे क्या होगा, काफी बच्चे CBT 1 में बाहर हो जाएंगे। फिर जो बच्चे बचेंगे उनको ये CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका DB मेडिकल होगा और वो है। ठीक है, आपको मैंने एग्जाम की डेट बता दी है कि 18 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो गए और 16 फरवरी 16 फेब इज द लास्ट डेट। CBT 1 होने के चांस जो है अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, पहला तो आपको क्वालिफाई नहीं जमना होता है, क्वालिफाइंग है, जैसा RRB CBT 1 होता है वैसे ही होता है। और जो CBT 2 है इसका, वो अगस्त वगैरह के लास्ट में हमें बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं जो बताऊंगा आपको, मैं आपकी कैसे कैसे इसमें प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ मैं हाल ही में अब आपकी CBT 2 के लिए भी क्वेश्चन सीरीज डेली अपलोड कर रहा हूं, डाल रहा हूं क्वेश्चन। तो जो सिलेबस रेलवे का होता है, ठीक है, और वो वही इसका भी होता है। ठीक है, ये जॉब्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनका CBT 1 क्वालिफाई नहीं हो रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं रेलवेज के जो तैयारी कर रहे थे रेलवेज की, और अनफॉर्चुनेटली कुछ भी रीजन रहे या कुछ भी चीज प्रॉब्लम आई, उनका CBT 1 क्लियर नहीं हो पा रहा, या बहुत ही कम मार्क्स हो रहे हैं, या नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज जो पढ़ाई आपने CBT 1 के लिए रेलवे में करी, वही पढ़ाई आपको यहाँ पे करनी है। तो आपको देखा जाए कि एक और मौका आपको मिल रहा है। ठीक है, एक और मौका आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बहुत कोशिश करनी चाहिए, पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जिनका रेलवे का CBT 1 हो गया है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इसको भर ले, उनकी बार आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो इस तरह आपको उसको पढ़ना है। जो आपने रेलवे CBT 1 के डिप्ट, वही आपको पढ़ना है। CBT 2 का अभी नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं CBT 1 में एक आपको उसका CBT 1 होगा, उस पर कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसकी पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपके अगर कोई अपने कमेंट्स होंगे या कोई चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही फॉर्म फिलिंग में, मुझसे आप क्या होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या आपको किसी प्रॉब्लम है, किसी चीज में दिक्कत आ रही है, सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही है, या किसी पॉइंट में कुछ भी आपको इश्यूज है, ठीक है, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। या अगर आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, ये क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, डिप्लोमा के रिगार्डिंग, बीटेक के रिगार्डिंग, मैं डे टू डे हमेशा उसकी वीडियो बना के आपको दिखाता रहूंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।